हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास एस वर्मा लर्न फॉर नॉलेज। आज हम 11th मैथ्स एनसीईआरटी ई बुक का चैप्टर नंबर 16 प्रायिक प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस चैप्टर को पहले अपनी ई बुक में रीड करें एक बार, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को करना शुरू करें। कोई भी चैप्टर आप शुरू करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में लर्न करने के लिए, तो आप पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आपको जल्दी ही लर्न हो जाएगा और जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो हम प्रायिकता पढ़ते हैं। इससे पहले हमने 10th क्लास में प्रायिकता के क्वेश्चन किए थे। वहाँ पे प्रायिकता का मतलब अब ये बताया गया है कि किसी घटना कोई घटना घटित हो रही है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसकी संभावना क्या हो सकती है, तो उस संभावना को ही हम प्रायिकता कहते हैं गणित में। 10th क्लास में जो हमने प्रायिकता पढ़ी थी उसे हम प्रायिकता के प्रत्यय सिद्धांत या अपर्ण सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इन कक्षा 9वीं में हमने भी प्रायिकता पढ़ी है। उसमें आंकड़ों के आधार पर उसके मान निकालते थे, इसलिए आंकड़ों के आधार पर मान निकालने वाले को हम सांख्यिकी दृष्टिकोण प्रायिकता का सांख्यिकी दृष्टिकोण कहते हैं। और अब 11th में हम जो प्रायिकता पढ़ेंगे वो थोड़ी इसी अलग है। बताया गया है कि रूस के गणितज्ञ एन कोलमोग्रोव ने एक अन्य प्रायिकता सिद्धांत का आविष्कार किया 1933 में। उनकी ये पुस्तक छपी थी जिसमें उन्होंने पुस्तक का नाम था प्रायिकता का आधार, फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। में प्रायिकता की व्याख्या के लिए कुछ स्वतः प्रमाणित तथ्य निर्धारित किए, कुछ अपनी मर्जी से अभिप्राय दिए थे। इस अध्याय में प्रायिकता के दृष्टिकोण, जिसे प्रायिकता का अभिग्रही दृष्टिकोण कहते हैं, का अध्ययन करेंगे, जो इन वैज्ञानिक रूसी गणितज्ञ एन कोलमोग्रोव ने अपनी पुस्तक में प्रायिकता के बारे में बताया है। हम आज उसी को ही लर्न करने वाले हैं या उसी के एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इन्होंने इस बुक के अंदर कुछ शब्दों को काम में लिया है, जिसे कि यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रतिदर्श, समय, सैंपल स्पेस, घटना है। इन सब के बारे में पहले हमें पढ़ना पड़ेगा और उसी के बाद ही हम प्रायिकता के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक परीक्षण ऐसे परीक्षण जिसके परिणामों को याद रखने की इच्छा या जरूरत ना हो, यादृच्छिक परिणाम कहा जाता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी परिणाम चॉइस कर सकते हैं, उसमें कोई उस घटना में कोई भी परिणाम आ सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई पासा फेंका गया है, पासा फेंकने पर 1 से 6 तक कोई भी मान आ सकता है। तो उसमें अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि 1 आएगा या 2 आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें कोई भी 1 से 6 तक अंक आ सकता है। तो इसलिए वो परीक्षण हमारे पास में यादृच्छिक परीक्षण कहलाते हैं। फिर अगला दे रखा है परिणाम और प्रतिदर्श, समिष्ट, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। कोई भी आप परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण करने पर उसमें कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो उस जो नतीजे या आंसर आएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, उसके परिणाम कहते हैं। फिर दे रखा है प्रतिदर्श, समिष्ट। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों को का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श, समिष्ट कहलाता है। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणाम, अब उसमें जितने तरह के आंसर आ सकते हैं उस घटना को के घटित होने पर उस परीक्षण का प्रतिदर्श, समिष्ट कहलाता है या सैंपल स्पेस कहते हैं जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। प्रतिदर्श समिष्ट का प्रत्येक अवयव एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। तो अब मान लेते हैं ये हमारे पास में सैंपल स्पेस एस आया है। एक पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो एक पासे को फेंकने पर ये 6 तरह के या परिणाम आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें हमने एक सेट के रूप में लिख लिया है, और प्रत्येक अवयव या इसका कंपोनेंट प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। मतलब अब ये एक आंसर है, ये इसका एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाएगा। दूसरे शब्दों में यादृच्छिक परीक्षण का प्रत्येक परिणाम, ये सारे क्या है, यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम है, इन्हें प्रतिदर्श बिंदु कहा गया है। तो इस 16.1 जो आपके दे रखी है, इसमें केवल एक ही टॉपिक के बारे में बताया गया है, प्रतिदर्श बिंदु और उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। कोई घटना घटित होती है तो उसके नतीजे या परिणाम क्या क्या निकल सकते हैं, कुल परिणामों को ही आपके 16.1 में बताया गया है।
तो देखते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर फर्स्ट। दो सिक्कों एक रुपए का है, दूसरा 2 रुपए का है, को एक बार उछाला गया है, प्रतिदर्श समिष्ट ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि अगर हम दो सिक्के जो 1 रुपए का और 2 रुपए का है उनको दोनों को उछालते हैं तो कौन कौन से आंसर आ सकते हैं। तो हमारे पास 2 सिक्के हैं, एक सिक्के में हमारे पास में हेड और टेल होता है, दूसरे में भी 2 रुपए वाला सिक्का है उसमें भी हेड और टेल ही होगा। तो मान लेते हैं एक सिक्के एक का हेड और टेल है और दूसरे सिक्के में भी हेड और क्या है टेल आएगा। तो अब कौन कौन से आंसर आ सकते हैं, या तो हमारे पास में दोनों ही हेड आ गए हैं, दोनों ही सिक्कों पर हेड आ गए हैं, या फिर 1 रुपये वाले सिक्के पर हेड आया है, 2 रुपये वाले सिक्के पर टेल आया है, या फिर 2 रुपये वाले पहले सिक्के 1 रुपये सिक्के पर टेल आया है, इस पे हेड आया है, या फिर 2 रुपये वाले सिक्के दोनों ही सिक्कों पर टेल आया है। अब इन 4 घटनाओं के अलावा इसमें और कोई परिणाम नहीं आ सकता, नहीं इनके अलावा कोई भी आंसर में नहीं मिल सकता है 2 सिक्कों को उछालने पर। अतः हमारा ये सैंपल स्पेस बन जाएगा कि हमारा यही आंसर इसके अंदर आ रहे हैं। तो सैंपल स्पेस दिया गया है प्रतिदर्श समिष्ट S इक्वल टू H H H T T H और T T E हो जाएंगे। कब, जब 2 सिक्के उछाले गए। एक सिक्के को उछालने के लिए पूछा जाए तो केवल 2 ही आंसर होते हैं उसके, एक सिक्के पर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। पर 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं यहाँ पे, चाहे एक के बाद एक उछाल रहे हो या दोनों को एक साथ उछाल दें तो भी आपको आंसर यही मिलेंगे। पहले उछालेंगे H आ जाएगा, फिर उछाला तो दूसरी बार भी H आ गया, पहली बार उछाला तो H आ गया, दूसरी उछाला तो टेल आ गया। अब चाहे एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को उछाला जाए, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, यही आएगा। तो एक सिक्के को उछालने पर 2 घटनाएं होती हैं, हेड या टेल। 2 सिक्कों को उछालने पर 4 घटनाएं होती हैं, 1 2 3 4 घटनाएं हो रही हैं। उसी तरह ऐसे 3 सिक्के को उछालने पर क्वेश्चन आएगा तो उसमें 8 घटनाएं होती हैं और 4 सिक्कों में 16 घटनाएं होती हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक घटना के लिए 2 की पावर एक, 2 घटना के लिए 2 की पावर 2, 3 सिक्कों को उछालने पर 2 की घात 3 और 4 सिक्कों को उछालना हो तो 2 की घात 4 बनती है। उसी तरह ऐसे 5 सिक्के उछाल रहे हैं या 5 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 5 परिणाम उसमें हो सकते हैं। केवल ये सिक्कों के लिए अप्लाई है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, अगला उदाहरण दिया गया हमारे पास में उदाहरण नंबर 2 टिप्पणी कुछ लिख रहा है, परीक्षण के परिणाम H तथा T के क्रमित युग्म जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। ऐसे एक कोष्टक में जो मान लिखे जाते हैं, जैसे ये हेड और टेल आ गया तो इन्हें कोष्टक में लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कोष्टक ना लगा करके केवल इनको सिंपली H H H T T H और T T E से शो कर रखा है ताकि इसमें थोड़ा कम लिखना पड़े। बाकी इस तरह से आपको लिखना पड़ता है H T, फिर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा T H, फिर तीसरे में T T E, इस तरह से। उदाहरण नंबर 2, पासों के जोड़े जिसमें एक लाल रंग का पासा है दूसरा नीले रंग का है को एक बार फेंकने के परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समिष्ट के अवयवों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, बताना है गिन करके उसमें कितने अवयव आ रहे हैं। तो पासे के जोड़े यानी कि 2 पासे एक काम में लिए गए हैं, इसने 2 पासे एक काम में लिए हैं। तो हमारे पास में एक पासा होता है तो एक पासे एक के अंदर 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम देख लेते हैं, एक पासा में हमारे पास में 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 परिणाम। ये हमारे पास एक पासे को फेंकने पर ये परिणाम हमारे पास प्राप्त होते हैं। लेकिन इसने कहा कि इन 2 पासे फेंकने हैं, 2 पासे फेंकने हैं तो इस बार इसको ब्रैकेट ला देता हूँ और अभी इसको भी ब्रैकेट ला देता हूँ और दूसरी बार ये आ जाएगा। दूसरे पासे को फेंकने पर भी ये हमारे पास में कितने परिणाम प्राप्त होंगे, वापस से हमारे पास में 6 परिणाम ही प्राप्त होंगे, क्योंकि दूसरे पासा भी उसमें भी 6 अंक लिखे हैं। तो एक परिणाम में एक पासे में 1 2 3 4 5 6, दूसरे पासे को फेंकने पर या उसी पासे को वापस फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 तो ये आंसर हो सकते हैं। इनको दोनों गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो इस एक को इन पूरे से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 1, दूसरा 1 2, फिर 1 3, फिर आ जाएगा हमारे पास में 1 4, 1 5 और 1 6। इसी तरह से जब 2 को इन सबसे गुणा करेंगे तो 6 परिणाम प्राप्त होंगे, फिर 3 को करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 6 × 6 बराबर 36 परिणाम प्राप्त होंगे। तो हमारे सैंपल स्पेस में
कितने ए परिणाम हो जाएंगे ए एन एस लिख देंगे ए एन मतलब अब नंबर और ऑफ एलिमेंट किसके अंदर और एस के अंदर कितने आ जाएंगे 6 × 6 बराबर 36 एलिमेंट या 36 परिणाम प्राप्त होंगे ए। और आपको इस तरह से ये 36 परिणाम जैसे आपकी किताब में एग्जाम्पल में दिए गए हैं इस तरह से ए लिखना होगा। अब पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 2 के लिए लिख देंगे, फिर 3 से गुणा कर दिया, फिर 4 से गुणा कर दिया, 5 से और 6 से। कुल ये 36 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। कब? जब एक पासे ए को या तो 2 बार फेंका गया हो या फिर इन 2 पासों ओ को फेंका गया होता है। यहाँ पे ए में पासे के जोड़े लिए थे, पासे के जोड़े नहीं कि इन 2 पासे ए काम में लिए गए थे। अगला एग्जाम्पल है निम्नलिखित प्रत्येक परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रतिदर्श समिष्टि का उल्लेख कीजिए। पहला बोल रहा है एक बालक की जेब में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। वह अपनी जेब से एक के बाद एक 2 सिक्के निकालता है। एक के बाद 2 सिक्के निकाल रहा है मतलब पहले एक सिक्का निकालता है और फिर एक दूसरा सिक्का इसका निकालता है। तो प्रतिदर्श समिष्टि क्या बनेगा ये ज्ञात करना है। तो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये घटना है, घटना शुरू हुई तो उसने एक सिक्का निकाला। अब जेब में से एक सिक्का कौन सा आ सकता है, या तो वो 1 रुपये का, 2 रुपये का या 3 रुपये का। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 रुपये का, 2 रुपये का और हमारे पास दिया गया था अगला 5 रुपये का, सॉरी 5 रुपये का सिक्का। ये घटना हमारी शुरू हुई, स्टार्टिंग में घटना शुरू हुई। ये घटना शुरू होते ही जेब से उसने एक सिक्का निकाला तो या तो 1 का निकलेगा, 2 का निकलेगा, फिर 5 का सिक्का निकलेगा। अब उसने कहा कि अब उसने वापस जेब में हाथ डाला और दूसरा सिक्का निकाला। दूसरा सिक्का निकाला अब यहाँ पर जेब में यहाँ पे एक सिक्का निकल चुका है। मान लिया कि 1 रुपये का सिक्का निकल चुका है तो अब वो जेब के अंदर केवल 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का उसके जेब में बाकी रह गया है। इसी तरह से मान लेता है अगर 2 रुपये का सिक्का निकल चुका है तो अब उसकी जेब में केवल 1 रुपये का और केवल 5 रुपये का सिक्का बाकी रह गया है। और अगर ये नहीं हुआ तो वो 5 रुपये का सिक्का पहले निकल गया है और उसकी जेब में अब केवल 1 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का बाकी रह गया है। इन परिणामों को गुणा करके हम लिख लेते हैं, वही हमारे आंसर हो जाएगा। तो सिंपल इस पे एस में आंसर हो जाएगा। 1 को 2 से गुणा करूंगा तो 1 2 1 5 और आ जाएगा ये 2 1 2 5 और 5 1 और 5 2। ये कुल सैंपल स्पेस हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। कितने एलिमेंट आ जाएंगे 6 एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें आपके किताब में 1 रुपये के सिक्के को क्यू और 2 रुपये के सिक्कों को एच और 5 रुपये के सिक्के को आर से डिनोट किया है। तो आप चाहे इस तरह से कर ले, चाहे हमने इसमें केवल 1 रुपये के 2 रुपये के सिक्के मान के किए हैं तो चाहे आप वैसे भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से करें आंसर आपका सैंपल स्पेस वही बनेगा। इसमें भी 6 एलिमेंट आ रहे हैं, एक के साथ में ये आ गए, फिर 2 के साथ में आ गए, फिर 3 के 5 के साथ में आ गए तो 2 2 4 और 6 एलिमेंट बन जाएंगे। फिर अगला बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी व्यस्त राजमार्ग पर 1 वर्ष में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लिखता है। तो अब 1 वर्ष में कितनी भी घटना हो सकती है। मान लेते हैं कि कोई घटना घटित नहीं हुई, 1 साल में दुर्घटना नहीं हुई तो आंसर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। यदि 1 दुर्घटना हुई तो 1 लिख देंगे, 2 हुई तो 2 लिख देंगे, 10 हुई तो 10 लिख देंगे, 20 हुई तो 20 लिख देंगे, 100 हुई तो 100 लिख देंगे और इस पर आगे डॉट 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 लग जाएगा क्योंकि ये कितनी भी घटना 1 साल के अंदर घटित हो सकती है। ये इसका सिंपल इस पे ऐसा आ जाएगा। अगला दिया गया हमारे पास में एक सिक्का उछाला जाता है। एक सिक्का उछाला आ जाता है तो हम यहाँ पे एक घटना को शुरू करते हैं। जैसा ये कहता जा रहा है वैसा हम करते जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में एक घटना शुरू हुई। क्वेश्चन ने कहा कि एक सिक्का उछाला जाता है। एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, या तो हेड या फिर हमारे पास में टेल हो सकता है। अभी बोल रहा है यदि उस पर चित्त प्रकट होता है, चित्त यानी हेड हो गया, इसको हम एक बार लिख देते हैं, चित्त यानी हेड प्रकट होता है तो एक थैली जिसमें 3 नीली और 4 लाल गेंदे हैं में से एक गेंद निकाल रहा है। तो अब उसने कहा कि यदि हेड आ जाएगा तो हेड आ जाएगा तो आपको एक थैले में से 3 नीली गेंदे तो हम ब्लू बोल देते हैं। ब्लू के लिए हम मान लेते हैं कि B1 है, B2 है और B3 है। इनकी 3 गेंदे हो गई और इसके अंदर 4 सफ़ेद गेंदे हैं। तो 4 सफ़ेद गेंदे हैं तो हम उसको W1 मान लेते हैं, W2 मान लेते हैं और W3 मान लेते हैं। ये आ गई। तो उस थैली के अंदर 3 ब्लू है और 4 हमारे पास में 4 सफ़ेद गेंदे हैं। तो इसको W4 भी कर लेते हैं क्योंकि 4 सफ़ेद गेंदे हमारे पास में है।
तो यहाँ पे कुल 4 3 7 गेंदें हो गई। आगे ए पढ़ते हैं, यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है, पट यानी ई की टी आता है, तो ओ हम एक पासा फेंकते हैं। अगर टी आता है तो ओ पासा फेंका जा रहा है, तो पासे फेंकने पर 1 2 3 4 5 और 6 प्राप्त हो सकता है। इस परीक्षण के प्रतिदर्श समिष्ट का वर्णन कीजिए। अब इस प्रतिदर्श समिष्ट में ज्ञात करना है कि भाई कौन कौन से आंसर और प्रतिदर्श समिष्ट में आएंगे। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक सिक्का उछाला गया था, एक सिक्का घटना शुरू हुई, एक सिक्का उछाला हेड और टेल आ गया हमारे पास, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि यदि ई हेड आता है तो आपको एक थैले ए जिसके अंदर 3 ब्लू और 4 सफ़ेद गेंदें हैं, उस थैले ए में से एक गेंद निकालनी है। अब एक गेंद निकालेंगे तो वो गेंद कोई सी भी हो सकती है। फिर उसके बाद में यदि ई हेड नहीं आया, टेल आया है, टेल आया गया तो वो हम सिक्का उछालेंगे, पासा उछालेंगे। पासे के अंदर 6 घटनाएं हो सकती हैं, कोई सी भी 6 घटनाएं घटित हो सकती है। तो इसका सैंपल इस पे हम तैयार करते हैं। पहले हम मान लेते हैं हेड आ गया। अब हेड आ गया तो हमने एक थैले में से एक गेंद निकाली। कितनी गेंद निकालनी? एक गेंद निकालनी है। तो एक गेंद निकालेंगे तो वो हेड आ चुका है। अब थैले में से एक गेंद निकालने पर या तो वो B1 होगी या HB2 होगी या फिर HB3 होगी HBE3 होगी, या फिर हमारे पास में HW1 होगी, HW2 होगी, HW3 होगी, HW4 होगी। ये तो हो गई हेड के साथ में। अब मान लेते हैं हेड नहीं आया था, स्टार्टिंग में टेल आया था। और तो टेल के साथ में पासा फेंकना है, या तो उसमें पहला पासा फेंकने पर या तो 1 आ सकता है, टेल आने के बाद में 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर इस पे 6 आ सकता है। तो ये इसका सैंपल इस पे बन जाए। अब इनके अलावा और कोई परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका सैंपल इस पे ये आ जाएगा, जैसा कि ये लिखा गया है HB1 HB2 HB3 फिर HW1 HW2 HW3 HW4 1 2 ये आ जाएंगे। तो ये कुल एलिमेंट आ जाएंगे जो इसके सैंपल स्पेस में आएंगे। अगला दिया गया है, एक ऐसे परीक्षण पर विचार कीजिए जिसमें एक सिक्के को वो बार बार तब तक उछालते रहते हैं तब तक उसमें चित्त प्रकट ना हो जाए। चित्त यानी कि हेड ना आ जाए, आप उसको सिक्के को उछालते रहेंगे। तो हम घटना को शुरू करते हैं। घटना शुरू किया और हमने सिक्का उछाला एक बार, और सिक्का उछालते ही हेड आ गया, चित्त आ गया, तो घटना खत्म हो गई। मतलब कि केवल वो हेड आ जाएगा तो घटना खत्म हो जाएगी। अब मान लेते हैं यदि ये हमारे पास सिक्का उछाला और हमारे पास हेड नहीं आया, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। अब क्या आएगा? टेल आएगा। और फिर दूसरा सिक्का उछालूंगा, अब दूसरा सिक्का उछालने पर हेड आ गया। अगर ये घटना भी घटित नहीं हुई तो मान लेते हैं भाई पहली बार सिक्का उछाला टेल आया, दूसरी बार सिक्का उछाला तब भी टेल आया, और तीसरी बार में हेड आ गया। तो इसी तरह ये घटना चलती जाएगी और इसमें डॉट डॉट लगा देंगे। तो ये टेल टेल टेल, फिर चौथी बार में हेड आ गया, टेल टेल टेल, फिर पांचवी बार में हेड आ जाएगा। तो इसी तरह से ये घटना क्या होती जाएगी? चलती जाएगी। तो इसमें ये अपरिमित घटना अपरिमित परिणाम आ जाएंगे। तो ये थे आपके 16.1 के एग्जाम्पल। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 16.1 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, और इसको और ढंग से आप पढ़े हैं। अपनी बुक को जरूर आप एग्जाम्पल सारे सॉल्व किया करें। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद में उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। अपनी बुक को जरूर पढ़ा करें। ओके, थैंक यू बच्चों। और सभी वीडियो को अधिक से अधिक एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।